नमस्कार दोस्तों, करंट जीके बाय सियाग चैनल में आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7। हमारा राजस्थान कक्षा 7 देखेंगे हम। इससे पहले हमने कक्षा 6 का पूरे 10 चैप्टर कर लिए थे। अब हम देख रहे हैं कक्षा 7 का पहला चैप्टर। कक्षा 7 में भी कुल 10 चैप्टर हैं। इसमें भी अगर हम देखें तो कुल 10 चैप्टर हैं। इन 10 चैप्टर को हम 4-5 दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, जिसका नाम है वन, वन्यजीव एवं संरक्षण। अध्याय 1, वन, वन्यजीव एवं संरक्षण। हमारी कोशिश रहती है कि हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो न करके जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को कवर करें, जिससे हमारे आने वाली आरपीएससी, आरएसएमबी बोर्ड के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम्स में वन लाइनर अपने को क्वेश्चन मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं वनों के प्रकार की। वन के प्रकार जो है, राजस्थान देश में जो वन का प्रकार है वो वन क्षेत्रफल 10वां भाग वन क्षेत्र है। और राज्य में सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो उदयपुर में पाए जाते हैं, और सबसे कम वन जो पाए जाते हैं वो चूरू में पाए जाते हैं। वन विभाग राजस्थान ने 3 भागों में वनों को बांट रखा है। पहला इसका प्रकार है आरक्षित वन। ये वो वन होते हैं जिन पर पूरा नियंत्रण सरकारी होता है और इनमें पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन का 1/3 से भी अधिक है। जो राजस्थान में ये 37.05% है 2011 की वन विभाग की राजस्थान की रिपोर्ट के अनुसार 37.05। और अगर हम बात करें सुरक्षित या रक्षित वनों की, तो ये भी सरकारी नियंत्रण में होते हैं, लेकिन इनमें लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। ये जो वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 56% है। रक्षित वन सबसे ज़्यादा है 56.49%। वहीं हम बात करते हैं अवर्गीकृत वनों की, जो बहुत कम है 6.46% है। इनमें किसी भी प्रकार का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता। और भौगोलिक दृष्टि से हम वनों का वर्गीकरण देखते हैं, जो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन वो होते हैं जो शुष्क व अर्ध शुष्क थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, जालौर आदि जिलों में कंटीली झाड़ियों वाले होते हैं। इनकी वनस्पति को, मरुस्थलीय वनस्पति को मरुदबिद भी कहा जाता है। हमारा राज्य वृक्ष जो है वो खेजड़ी है। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। जो राज्य वृक्ष है रोहिड़ा हमारा यहाँ का राज्य पुष्प है। यहाँ पर सेवण घास पाई जाती है जैसलमेर में, जो अत्यधिक पशुओं के लिए पौष्टिक बताई जाती है। फिर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक आदि जिलों में पाए जाते हैं। इनके जो मुख्य वृक्ष है वो है सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, दोक, ढाक, साल, सीताफल आदि, शीशम। इन वनों की लकड़ियां मजबूत होती है और ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जो मानसून वनों की विशेषता है। नेक्स्ट प्रकार है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये मुख्यतः आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें मुख्य जो वृक्ष हैं वो आम, बांस और सागवान है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की। राष्ट्रीय उद्यान हमारे यहाँ पर 3 हैं। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो भरतपुर में है। इन्हें पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और यहाँ पर सबसे प्रमुखता पाया जाता है साइबेरियन क्रेन। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो सवाई माधोपुर जिलों में है। यहाँ पर भी बाघ, भालू, चीतल, सांबर आदि पाए जाते हैं। ये हमारे राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे 1980 में राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था। फिर है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ भी बाघ परियोजना है। रीछ, जरक, गिद्धड़, भेड़िया आदि जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। इसे राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा दिया गया था 2012 में। फिर है वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य में हम सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो जैसलमेर, बाड़मेर में है, जहाँ सबसे अधिक हमारा राज्य पक्षी गोडावण पाया जाता है। इसके अलावा केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य, जो सवाईमाधोपुर और करौली में है, जहाँ पर
भेड़िए, चीतल आदि मिलते हैं। फिर है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, राजसमंद, पाली, उदयपुर, ये तीनों जिलों में फैला हुआ है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर में है, यहाँ बाघ भी पाया जाता है। फिर है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य अलवर में, ये बाघ, जरख, सांबर आदि है। टोडगढ़ रावली, ये राजसमंद, अजमेर और पाली में है, यहाँ पर तेंदुए, भालू आदि पाए जाते हैं। टोडगढ़ में भालू मुख्यतः है यहाँ पर। फिर है सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, इसमें पाई जाती है उड़न गिलहरी जो प्रसिद्ध है यहाँ की। फिर लोमड़ी और सांबर। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य जो सिरोही में है, जहाँ रींछ, जंगली मुर्गा माउंट आबू की प्रमुख विशेषता है। फिर है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, जिसे हाल ही में बूंदी में है ये, जिसे हाल ही में राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। ये 21 जून 2021 की बात है, 21 जून 2021, और ये चौथा और देश का 52वां बाघ अभयारण्य है। ठीक है, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने इसे राजस्थान का चौथा और देश का 52वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है। विषधारी सांप, बाघ, रींछ यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर है जमुआ रामगढ़ जो जयपुर में है, बघेरा, जरख, सियार और भेड़िया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव, यहाँ पर पाए जाते हैं घड़ियाल। कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ये चंबल नदी जो जाती है उसके बेल्ट के सारे है। फिर हम देखते हैं मैप में कुछ वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ मैप में आपको पता चल जाएगा, ये है जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ राष्ट्रीय मरु उद्यान। फिर उसके बाद है माचिया सफारी वन्यजीव अभयारण्य। माचिया सफारी के पास है अमृता देवी कृष्णमृग पार्क, ये जोधपुर में है। फिर बात करते हैं कुंभलगढ़, माउंट आबू सिरोही में, फुलवारी की नाल उदयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, जयसमंद उदयपुर में। फिर है बस्सी चित्तौड़गढ़ में, सीता माता प्रतापगढ़ में, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये इधर आ गया आपके कोटा झालावाड़ की तरफ। फिर बेसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य शेरगढ़ हाड़ौती में आ गए ये, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में। फिर केसरबाग वन विहार ये धौलपुर में, केवलादेव भरतपुर में, सरिस्का अलवर में, जयपुर में नाहरगढ़, रावली टाटगढ़ अजमेर में, ताल छापर चूरू में, गजनेर बीकानेर में। तो ये है कुछ मुख्य वन अभयारण्य। ज्वार सागर अभयारण्य कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में। बंद बेरेठा वन्यजीव अभयारण्य भरतपुर में, बेसरोड़गढ़ वन अभयारण्य, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य। हमारा राज्य पालतू पशु है ऊंट, राज्य पशु है चिंकारा। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य सवाईमाधोपुर वन्यजीव अभयारण्य सवाईमाधोपुर में, वन विहार जीव अभयारण्य रामसागर वन्य अभयारण्य केसरबाग धौलपुर में, जयसमंद सज्जनगढ़ उदयपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में, शेरगढ़ बारा में और ताल छापर चूरू में। इसके अलावा राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजनाएं हैं। इसके अलावा मैंने एक बताई थी रामगढ़ विषधारी, ये चौथी बाघ परियोजना थी। फिर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर वेटलैंड जो है वो नम भूमि में आते हैं जहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव श्रेणी में पालतू वन्य जीव है चिंकारा और पालतू श्रेणी में वन्य राज्य पशु है ऊंट। वन संरक्षण नीति ये कहती है कि भाई 1952 की नीति है जो संशोधित हुई थी 1988 में, इसके अनुसार 33% बाघ पर वन होने चाहिए। वहीं राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 के अनुसार लगभग 20% बाघ जो है वो वृक्षांदित होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में 10% बाघ ही में ही वन क्षेत्र है राजस्थान में। इसके अलावा राजस्थान में जोधपुर में है एक काजरी जिसका पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 59 में की गई थी। ये ICAR की एक संस्था है काजरी, और इसको जो राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था काजरी को, इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था CS क्रिश्चियन का। फिर एक संस्था है आफरी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। ये जो दो संस्थान हैं इनका उद्देश्य है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वनों और वन्य जीवों का विकास करना। नेक्स्ट है खेजड़ली गांव, राजस्थान में वीर गाथा है खेजड़ली गांव की बिश्नोई संप्रदाय की। यहाँ अमृता देवी के बिश्नोई में अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वृक्षों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट कर बलिदान दिया था। यहाँ पर एक अमृता देवी की स्मृति में मर्ग उपवन स्थापित किया गया है, जहाँ पर मेला लगता है भाद्रपद माह की
शुक्ल पक्ष की 10वीं को, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। ठीक है, इसके अलावा मैंने सार रूप में आपको ये लिख दिया है एक जगह, जैसे राष्ट्रीय उद्यान 3 है, बाघ परियोजनाएं 4 है, हमारे यहाँ पर रामसर स्थल है 2 राजस्थान में, जंतुवल्य है 5, वन्य जीव मंडल में बांटा हुआ है 16 में, वन्य जीव अभ्यारण्य है 27, कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र जो है वो है 15, आखेट निषेध क्षेत्र है 33, मृग वन है 7, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है रणथंभौर, सबसे छोटा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और अगर सबसे बड़े अभ्यारण्य की बात करें तो वह है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, और सबसे छोटा अभ्यारण्य है सरिस्का ए, वह सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो एक जितनी है। और हम बात करते हैं राज्य पशु की, तो वो है चिंकारा 1981 में घोषित किया गया, और पालतू श्रेणी में घोषित किया गया है ऊंट को 19 सितंबर 2014 को। राज्य पक्षी है गोडावण 1981 में घोषित, राज्य पुष्प है रोहिड़ा 1983 में घोषित, राज्य वृक्ष है खेजड़ी अक्टूबर 1983। तो ये हो गए हमारे चैप्टर नंबर 1। यह आप प्रश्न कर सकते हो आराम से, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के चैप्टर में इतना ही। करंट जीके बाय सियाक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 2, खनिज व ऊर्जा संसाधन। चलिए स्टार्ट करते हैं। खनिज रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है। खनिजों में सीसा, जस्ता, चूना पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि होते हैं। खनिजों को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। जो धात्विक खनिज होते हैं उनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, इन्हें गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है, ये कठोर और इनमें चमक होती है। और जो अधात्विक खनिज होते हैं उनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, ये प्रकृति से मिलते हैं, इन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है जैसे ये निकलते हैं। फिर है ऊर्जा खनिज, वह खनिज जिनमें ऊर्जा होती है, ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। राजस्थान चूंकि खनिजों का अजायब घर है, यहाँ पर सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिजों के उदाहरण हो गए लोह अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा। अधात्विक खनिजों के चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, गिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। और ऊर्जा खनिजों में कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। यहाँ बुक में थोड़ा सा खनिजों का पुराना डाटा था, इसलिए इसको मैं आर्थिक समीक्षा से करवा रहा हूँ। यहाँ 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं राजस्थान में। खनिजों के 82 प्रकार के खनिज है। अगर हम खनिज उपलब्धता और खनिज भंडारण की बात करें तो खनिज उपलब्धता में राजस्थान का 3रा नंबर है। खनिज उपलब्धता में 3रा नंबर है, ये ध्यान रखना है। ये तो है खनिज उपलब्धता में। और वहीं अगर हम बात करें भंडारण की, तो भंडारण में राजस्थान का 2रा नंबर है। और उत्पादन की अगर बात करें तो उत्पादन में राजस्थान का 1ला नंबर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन खनन जो हो रहा है वो खनन हो रहा है 57 प्रकार के खनिजों का। खनन 57 प्रकार के खनिजों का हो रहा है। राजस्थान में सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोल्स्टेनाइट एकमात्र उत्पादक राज्य है। सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोल्स्टेनाइट का। और जिस पर एकाधिकार है वह चांदी, कैल्साइट और जिप्सम। लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। और प्रमुख उत्पादक जो है वह बालकले, फास्फोराइट, ओकर, स्टेटाइट, फेल्सपार और फायर क्ले का। और इसके अलावा राजस्थान में संगमरमर, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट आदि प्रकार के जो घरेलू यूज में आने वाले निर्माण कार्य में वो प्रमुख पाए जाते हैं। सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का भी उत्पादन राजस्थान में अग्रणी है। तो अब हम देखते हैं राजस्थान का जो यहाँ मैंने आपको बताया था, संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, जिप्सम आदि खनिजों में राजस्थान अग्रणी है। राजस्थान अग्रणी खनिजों की उपलब्धता व उत्पादन में, क्योंकि यहाँ अरावली पर्वतमाला जो है वो खनिजों की दृष्टि से प्रमुख है। देश में अधिकांश सीसा, जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। और सीसा, जस्ता के साथ चांदी भी प्राप्त होती है, कैडमियम भी प्राप्त होता है। इसका अयस्क जो है वो गलेना है
आपको पता ही होगा। और देबारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है। उदयपुर में देबारी में और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है। अब हम बात करते हैं खनिजों के सीसे जस्ते की। सीसा जस्ता जो है वो उदयपुर की जावर सबसे प्रसिद्ध खान है, उदयपुर की जावर। और इसके अलावा एक है मोचिया मगरा, ठीक है। इसके अलावा उदयपुर में है मोचिया मगरा, ये भी आपको ध्यान रखनी है। फिर है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा भी प्रमुख सीसा जस्ता का उत्पादक है। राजसमंद और भीलवाड़ा दोनों की अलग अलग खाने हैं, नाम एक जैसे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। भीलवाड़ा की जो खान है उसमें तो आता है रामपुर आगुचा, ठीक है, रामपुर आगुचा। और राजसमंद में आता है वो है राजपुर, राजसमंद में आता है राजपुर दरीबा, उसका भीलवाड़ा का अंगूचा और राजसमंद का दरीबा, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक राजसमंद की आती है खान जिसका नाम है सिंदेसर, सिंदेसर खुर्द। सिंदेसर खुर्द जो है वो सबसे अधिक उत्पादित करने वाली खान है, ठीक है। इस सीसे जस्ते का उपयोग अम्ल बैटरी, सुरक्षा उत्पादक बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन में आदि में किया जाता है। फिर बात करते हैं हम तांबे की। तांबे की प्रसिद्ध खान है झुंझुनू खेतड़ी, ठीक है, तांबे की खेतड़ी सिंघाना जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा एक नई खान है जिसका नाम है कोल्लीहन, जिसका नाम है कोल्लीहन। इसके अलावा अलवर और सीकर में, अलवर में खोदरीबा की खान है, उसमें तांबा निकलता है। फिर है सीकर, सीकर में बन्नों की ढाणी नाम है और नीम का थाना, इन दो क्षेत्रों में तांबा पाया गया है। फिर है लो अयस्क। लो अयस्क की अगर हम बात करें तो लो अयस्क है जयपुर, सीकर और झुंझुनू में। जयपुर में लो अयस्क की खान है मोरिजा बानोल, जयपुर में खान है मोरिजा बानोल, प्रसिद्ध खान है। फिर है चांदी, चांदी है उदयपुर और राजसमंद में जो सीसा जस्ता के साथ ही है। फिर है जिप्सम, जिप्सम में बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर और जैसलमेर। ये मुख्यतः रासायनिक उर्वरक है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है और सीमेंट के काम में आता है। जिप्सम जो है वो बीकानेर के जामसर की खान है, वो प्रसिद्ध है बीकानेर में। फिर है रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर में। रॉक फॉस्फेट की सबसे प्रसिद्ध खान उदयपुर की कौन सी है? झामर कोटड़ा, रॉक फॉस्फेट की है झामर कोटड़ा उदयपुर। फिर है अबरक, अबरक है भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर। अबरक जो है वो भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर में मुख्यतः काम आता है, विद्युत उद्योगों में, सजावटीय दर्पण बनाने में। नेक्स्ट है वोल्स्टोनाइट, वोल्स्टोनाइट जो है राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, सिरोही और अजमेर। इसके अलावा डूंगरपुर की साइड में भी पाया जाता है। सिरेमिक उद्योग और कागज उद्योग में ये कार्य आता है। नेक्स्ट है संगमरमर, संगमरमर राजसमंद, जालोर, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा। संगमरमर आपके बहुत से रंग, काला संगमरमर जो है उसके लिए भैंसलाना जयपुर प्रसिद्ध है। इसके अलावा काला डेरा है जयपुर में, वहाँ पर है। और सफ़ेद संगमरमर के लिए मकराना क्षेत्र प्रसिद्ध है। फिर है चूना पत्थर, चूना पत्थर चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर। ये मुख्यतः सीमेंट उद्योग में काम आता है चूना पत्थर। चूना पत्थर आपको पता ही होगा, लाखेरी बूंदी भी प्रसिद्ध है। और इसके अलावा स्टील ग्रेड क्षेत्र का जो चूना पत्थर है वो मिलता है जैसलमेर में, स्टील ग्रेड का मिलता है जैसलमेर में। लाखेरी में मिलता है सीमेंट ग्रेड का, चित्तौड़गढ़ में मिलता है। लाखेरी कहाँ है? बूंदी में, लाखेरी बूंदी में, ये ध्यान रखना है। फिर है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं? जालोर को, ग्रेनाइट सिटी कहलाती है जालोर। जैसलमेर, पाली, सिरोही, यहाँ भी ग्रेनाइट मिलता है। और ग्रेनाइट जो है वो आपको पता है जैसलमेर में मिलता है। जो ग्रेनाइट होता है उसका कलर पीला, जैसलमेर के ग्रेनाइट का कलर है पीला। तो ये मैंने आपको खनिज करवाए हैं, खनिजों के प्रमुख स्थान बताए हैं। ये आप मैप में इसको एक बार देख सकते हैं रोक कर, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों के नाम भी, जो प्रसिद्ध क्षेत्र हैं उनके नाम भी कन्फर्म होने चाहिए। नेक्स्ट है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन को दो भागों में बांटा जाता है, परंपरागत और गैर परंपरागत। और राजस्थान दोनों में ही प्रसिद्ध है। पहले बात करते हैं परंपरागत स्रोतों की। कोयला, कोयला 4 प्रकार का, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है वो उत्तम किस्म का होता है,
लेकिन राजस्थान में जो पाया जाता है वो है लिग्नाइट, और लिग्नाइट की जो खानी है वो है पलाना में, बरसिंगसर बीकानेर में, कपूरडी जलिपा बाड़मेर में, मेड़ता रोड नागौर में और जैसलमेर में। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन था सूरतगढ़ गंगानगर में। और इसके अलावा कोटा, काली सिंध, झालावाड़ में, छबड़ा बारा में कोयले पर आधारित लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र भी स्थापित है। बाड़मेर के ग्रिल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। जो बाड़मेर का ग्रिल का है वहाँ से लिग्नाइट से उसका विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं खनिज तेल व प्राकृतिक गैस की। जो खनिज तेल के और प्राकृतिक गैस के बेसिन हैं वो राजस्थान में है 4, और वो 14 जिलों में विस्तृत है। ठीक है, बेसिन कुल कितने जिलों में विस्तृत है? 14 जिलों में। अगर आप अच्छे से आर्थिक समीक्षा देखोगे तो वहाँ आपको ये चारों बेसिनों के नाम मिल जाएंगे, और इस पर हाल ही में कई एग्जामों में क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है जैसलमेर बेसिन। जैसलमेर बेसिन में जिला आता है एक अकेला जैसलमेर। फिर है बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन में आता है बाड़मेर और जालौर। इस बेसिन में 2 जिले आते हैं, बाड़मेर और जालौर। फिर है बीकानेर नागौर बेसिन। इसमें बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू ये 5 जिले आते हैं। ठीक है, बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू। इसके अलावा चौथा बेसिन एक और है जिसका नाम है विंध्याचल बेसिन, विंध्या बेसिन। जो विंध्याचल पर्वतमाला है उस पर नाम है इसका विंध्यन बेसिन। इसमें हाड़ौती संभाग आ जाता है पूरा, 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और इसके अलावा भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के भी कुछ हिस्से आते हैं। तो ये कुल मिलाकर 14 जिले हैं जहाँ पर बेसिन पाए जाते हैं खनिज और प्राकृतिक गैस के। फिर देखिए प्राकृतिक गैस के भंडारों के स्थान कौन कौन से हैं। इनके नाम है गोटारू, कमलीताल, तनोट, मुनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि। ये तो हैं प्राकृतिक गैस के। और प्राकृतिक गैस निकलनी जो शुरू हुई थी वो हुई थी 2010 में, और जो तेल निकला था वो निकला था 2009 में राजस्थान में। तेल के प्रसिद्ध क्षेत्र है सांदेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर। ये बागेवाला जैसलमेर में दे रखा है इकोनॉमिक सर्वे में, आप कन्फर्म कर लेना ये कहाँ पर है। फिर है ऐश्वर्या मंगला। मंगला पहला तेल भंडार का क्षेत्र था जहाँ पर मंगला से तेल निकला, तेल कुएं से, 2009 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। ये जो गैस निकलती है इसी गैस के लिए जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं जल विद्युत। जल विद्युत की परियोजनाएं हैं चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है। बांसवाड़ा जिले में है माही बजाज सागर परियोजना। ठीक है, इसके अलावा कुछ हिस्सा हमारा भाखड़ा नांगल व्यास परियोजना में भी है। भाखड़ा नांगल अलग परियोजना है, व्यास परियोजना अलग है। ये दोनों अलग अलग परियोजना है जिनसे अलग अलग हमें विद्युत भी प्राप्त होती है और जल भी प्राप्त होता है। परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा में रावत भाटा देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र था जो हमारे राजस्थान में स्थापित किया गया था, चित्तौड़गढ़ में, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। फिर है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, इसके अलावा सीकर, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी पवन ऊर्जा उत्पादित की जाती है। फिर देखिए बायोगैस। बायोगैस के संयंत्र भी राजस्थान में खूब स्थापित हो रहे हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में बायोगैस संयंत्र है। सौर ऊर्जा में राजस्थान को खूब संभावना है, और राजस्थान का सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो संयंत्र स्थापित किया गया है वो है बड़ला, जोधपुर में। बड़ला का हाल ही किसी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बड़ला कहाँ पर है, तो ये बड़ला है जोधपुर में, जो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 2, और इसका मैंने आपको आर्थिक समीक्षा का भी लगभग सारांश करवा दिया। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। धन्यवाद। करंट जीके बाय स्याग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 का अध्याय नंबर 3 कृषि व सिंचाई। इस चैप्टर में हम महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रबी की फसलें।
रबी की फसलें हैं गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना और जौ। इन रबी की फसलों की बुआई होती है वो अक्टूबर नवंबर होती है। और आप सबको पता है कि रबी की फसलें हमारे यहाँ पर उनालू कहा जाता है। और रबी की फसलों को बुआई को उनालू, और खरीफ की जो फसलें होते हैं उनको कहता है स्यालू। ठीक है, उनको स्यालू कहते हैं। खरीफ की प्रमुख जो फसलें हैं वो है बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना। इनकी बुआई होती है जुलाई में और कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। तो ये आप मंथ से याद रख सकते हो। उनालू, इसकी कटाई मार्च अप्रैल में होती है और स्यालू की कटाई जो है अक्टूबर नवंबर में होती है। जहाँ बात है जायद की, तो जायद की बुआई अप्रैल में और कटाई जून में। इनमें मुख्यतः सब्जियों की फसलें आती है, फलों की सब्जियां आती है, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, ये फसलें आती है। फिर अगर हम बात करते हैं तिलहन की, तो वो फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है वो तिलहन, तिल, मूंगफली, सरसों। और दालें बनाई जाती है वो दलहन, मूंग, मोठ, चना। फिर है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें होती है गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें। और व्यापारिक फसलें जिनसे नगद उपज प्राप्त होती है व्यापारिक फसलें कहलाती है। कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन, ये व्यापारिक फसलें होती है। अब हम एक एक फसल की बात करते हैं। तो है गेहूँ। गेहूँ रबी की फसल है, शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान के गंगानगर को अन्न का कटोरा भी गेहूँ के कारण कहा जाता है। गेहूँ उत्पादक जो ज़िले हैं वो गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा, भरतपुर। सिंचाई वाले क्षेत्रों में अधिकतम गेहूँ उगाया जाता है। फिर बात करते हैं जौ और ज्वार की। ये शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की फसल है। जयपुर, गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि बेल्ट में। और ज्वार का जो उत्पादन है वो अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर आदि जिलों में होता है। फिर हम बात करते हैं मक्का की। मक्का मेवाड़ का, ये याद रखो, मक्का मेवाड़ का। मक्का से ही पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स आदि बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, मेवाड़ जो क्षेत्र है, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। फिर है बाजरा। बाजरा कम वर्षा, उच्च तापमान और जलवायु बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। और आपको पता होगा कि बाजरा एक खरीफ का है। तो अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की कि भाई राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है, तो वो खरीफ का ज़्यादा होगा। खरीफ में चूँकि बाजरा आ जाता है और राजस्थान में बाजरा ज़्यादा बोया जाता है, तो लगभग जो 162 लाख हेक्टेयर का क्षेत्रफल जो है वो खरीफ फसलों का होता है। और वहीं रबी फसलों में 100 लाख हेक्टेयर के लगभग बुआई हमारे यहाँ होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। लगभग देश का 45% बाजरा जो है वो राजस्थान में होता है। इसके अलावा बाजरा अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर और जोधपुर में उगाया जाता है। फिर है चना। चना रबी की प्रमुख फसल है। बीकानेर चना मंडी सबसे ज़्यादा बीकानेर में है। जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली और बीकानेर का ही चना अच्छा माना जाता है। इन जिलों में होता है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द, अरहर अन्य भी दालें हैं जो राज्य में उत्पादित होती है। राज्य पूरे देश में दलहन उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है। 19% पूरे भारत का 19% दलहन राजस्थान में होता है। और चना जो है वो लगभग 28% होता है। पूरे राज्य में चना भी हमारे यहाँ भारत में राजस्थान सर्वश्रेष्ठ है। चना उत्पादन में 28% चना उत्पादन होता है। और वो बात करें सरसों की, तो सरसों में भी सर्वश्रेष्ठ है। सरसों लगभग हमारे यहाँ पूरे राजस्थान में देश की 46% सरसों होती है। देश की 46% सरसों होती है। देश का सर्वाधिक सरसों होता है। रबी की फसल है। अलवर, टोंक, भरतपुर, गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर और बारा, ये सरसों के लिए फेमस है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें फसलों में, तो सबसे पहले मैं गेहूं की अगर बात करूं तो गेहूं में हमारा 5वां स्थान है। ये ध्यान रखना है आपको। पूरे ऑल इंडिया में हमारा गेहूं में ज़्यादा स्थान नहीं है, 5वां स्थान है। क्योंकि सिंचित क्षेत्रफल ज़्यादा नहीं है, हमारे यहाँ कम ही है, तो इसलिए गेहूं का उत्पादन में 5वां स्थान है। लेकिन औसत उत्पादकता की गेहूं की बात करें तो वो राजस्थान में बढ़िया है। और इसके अलावा बाजरा, सरसों, तिलहन, चना, दलहन, ग्वार, इन फसलों में राजस्थान सर्वश्रेष्ठ है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ, जीरे के उत्पादन में प्रथम है।
इसके अलावा ये भी देखिए कि राजस्थान राज्य के इस गंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। और ये जो कृषि फार्म है ये 1956 में बनाया गया था सोवियत संघ यूएसएसआर, जो वर्तमान में रूस कहलाता है, उसकी सहायता से। और इसके अलावा एक और कृषि फार्म है जो कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, वो था जेतसर कृषि फार्म, ये भी गंगानगर में है। और इसकी स्थापना लगभग 1964 के में होती है और इसकी 1956 में, सूरतगढ़ वाले की 1956 में, जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, और जेतसर वाले की 1964 में। अब हम बात करते हैं सिंचाई के साधनों की। तो सिंचाई में साधनों में आ जाते हैं कुएँ, नलकूप, नहरें और तालाब। लगभग 64% जो सिंचाई है वो कुएँ और नलकूपों से होती है। ठीक है, 64 नहीं, ये हो जाएगा 67%। लगभग 67% सिंचाई जो है कुएँ व नलकूपों से होती है। और अगर हम नहरों की बात करें, यहाँ पर आगे आपके क्षेत्रफल भी दिया होगा, ये रहा। तो ये देखिए, नलकूप और कुएँ, इन दोनों की अगर हम बात करें तो नलकूपों से जो सिंचाई है वो 44% इसमें दिखा रखी है, और कुओं से जो सिंचाई है वो 23%। तो लगभग 67% कुएँ व नलकूपों से सिंचाई होती है। और वर्तमान का भी डाटा यही है, 67.55 है ये 2020-21 का। ये 2016-17 का है, 2020-21 में 55% की बढ़ोतरी है। एक साथ दे रखा है 67.55 कुएँ और नलकूपों का। फिर अगर नहरों की बात करें तो सिंचित क्षेत्रफल हो गया है, जो पहले 30% था, अब है 30.25, ये 30.25। और वहीं अगर हम बात करें तालाबों की तो वो कम है, तालाबों का 0.67, अर्थात 1% से भी कम है तालाबों का। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर नहरों में इंदिरा गांधी नहर प्रमुख आ जाती है गंगानगर हनुमानगढ़ में। और वैसे भी अगर सिंचित क्षेत्रफल की बात करें नहरों द्वारा तो वो सर्वाधिक कहाँ पर है, वो गंगानगर हनुमानगढ़ में है। और वहीं हम बात करें तालाब से सिंचित क्षेत्रफल की तो वो कहाँ पर है, वो भीलवाड़ा में है। सब सर्वाधिक सिंचित जो तालाब से होता है वो है भीलवाड़ा। और अगर हम बात करें कुएँ व नलकूपों से तो उसमें आ जाएगा जयपुर। ठीक है, कुएँ व नलकूपों में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है जयपुर। इसके अलावा एक और इसमें अपडेट है, वाटरमैन। वाटरमैन किसको कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को, जो वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध है, जल पुरुष के नाम से। इनको रेमन मैंगेस में पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन। नेक्स्ट करेंगे हम अगला चैप्टर। धन्यवाद। हमारा राजस्थान कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 4 राजस्थान में कृषि विपणन। इस चैप्टर में हम कृषि की मंडियों की व्यवस्था देखेंगे। किसान अपनी उपज का आदान प्रदान कहाँ करते हैं। राजस्थान में कृषि उपज मंडी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटा सा है। जब कोई भी उपज हम किसी बाज़ार में बेचते हैं और वो बाज़ार जो कुछ नियमों से संचालित होता है उसे कहते हैं विनियमित बाज़ार। राजस्थान में इन बाज़ारों का जो विनियमन या नियम बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा। मंडियों की स्थापना से लेकर उनके विकास की समस्त जिम्मेदारियां जो होती है वो राज्य कृषि विपणन बोर्ड की होती है, जिसकी स्थापना राजस्थान में की गई थी 6 जून 1974 को। 6 जून 1974 को यही जो नियमन बोर्ड है, विपणन बोर्ड है, बिचौलियों को, मंडियों के दुकानदारों को और मंडियों की पूरी व्यवस्था को कंट्रोल में करता है। किसानों की सहायता के लिए मंडियों में होते हैं आड़तिए, और इन आड़तियों के द्वारा जो कच्चे आड़तिए कहलाते हैं, किसान अपनी उपज लाकर इन आड़तियों को बेचते हैं। और वहाँ से थोक व्यापारी जो होते हैं वो कुछ व्यापारी उन उपजों को उन आड़तियों से खरीद लेते हैं। ये व्यवस्था मंडियों की व्यवस्था होती है। इसके अलावा राजस्थान में हमने देखा है कि राजस्थान में कुछ उपजों की खरीद जो है वो सीधे राजफेड के माध्यम से, सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से भी की जाती है। ये राजफेड जो संस्था है इसका पूरा नाम है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड। ठीक है, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड, तो ये इसका नाम है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1957 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। राजफेड की जो स्थापना थी 1957 में हुई थी। इसके अलावा कुछ विशेष उपजों के लिए विशेष मंडियों की राजस्थान में स्थापना की गई है। जैसे जीरे के लिए है जोधपुर मंडी,
कोटा की रामगंज मंडी जो है वो है धनिये और मेथी के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, कोटा की रामगंज मंडी किसके लिए? धनिया और मेथी के लिए। इसके अलावा किसानों को सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद भी सीधे राजफेड के माध्यम से करवाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली है पीडीएस सिस्टम, जो राशन दिया जाता है गाँव में राशन की दुकानों से शहरों और गाँव में राशन की दुकानों पर, उसे कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति करता है। गरीब लोगों को उचित मूल्य पर रियायती दरों पर खाद्यान्न वितरित किया जाता है, वो होती है पीडीएस सिस्टम। अब हम देखेंगे कुछ विशेष मंडियों को। तो सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर में। बीकानेर में है बेर, खजूर, ऊन, मूंगफली और इसके अलावा केंद्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में है। फिर हम बात करते हैं जयपुर में। तो जयपुर में देखिए टिंडा मंडी शाहपुरा में है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में है, सेम दुर्गापुरा में है। सेम का मतलब मैनेजमेंट, ये कृषि मैनेजमेंट से संबंधित संस्था है दुर्गापुरा में। फिर है एक राष्ट्रीय मैनेजमेंट से संबंधित जिसका नाम है नेम। फिर है मुआना मंडी में टर्मिनल मार्केट है, आंवला मंडी है चोमू में, टमाटर मंडी है बस्सी में, भरतपुर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, अलवर में है प्याज मंडी, गंगानगर में है किन्नू मंडी और इसके अलावा 2 कृषि फार्म है जो मैंने बताए थे 1956 और 1964 में, एक रूस की सहायता से और एक कनाडा की सहायता से। फिर है अमरूद मंडी सवाई माधोपुर में और सरसों के लिए भरतपुर जिला, लहसुन मंडी आपकी 12 में छिपा बड़ौद और राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है तबीजी अजमेर में, फूल मंडी पुष्कर में है, अश्वगंधा मंडी झालावाड़ में है, संतरा मंडी झालावाड़ में है, धनिया मंडी रामगंज मंडी कोटा में आई गया। इसके अलावा मेहंदी मंडी सोजत पाली में है, इसबगोल मंडी बीनमाल में है। तो ये कुछ मंडियों की बात हुई। इस चैप्टर में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो यही था, आपको मैंने जो बता दिया दोबारा एक बता देता हूँ। विपणन बोर्ड, राजस्थान राज्य विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई है और राजफेड की स्थापना जो है 1957 में हुई है। आगे करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर राजस्थान में व्यापार, 5वां चैप्टर। धन्यवाद। हम कर रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 का अध्याय नंबर 5 राजस्थान में व्यापार। इसमें हम प्रमुख उद्योग और आयात निर्यात को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कृषि आधारित उद्योग, जिनमें 2 उद्योग है, वृहद उद्योग और लघु उद्योग। कृषि आधारित बड़े उद्योगों की बात करें तो उसमें प्रमुखता है सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग में अगर हम बात करें तो पहली मिल जो लगी थी वो थी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में वर्ष 1889 में। इस मिल की स्थापना आपको पता है सेठ दामोदर दास ने की थी। सेठ दामोदर दास राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके अलावा अगर दूसरी मिल की बात करें तो दूसरी मिल लगाई गई थी वो 1906 में लगी थी। 1906 में इस मिल का नाम था एडवर्ड मिल्स और ये मिल जो थी वो ब्यावर में थी। और तीसरी और राजस्थान की वर्तमान की सबसे बड़ी जो मिल है सूती वस्त्र की वो है महाराजा उमेद मिल जो पाली में है। ठीक है, जो पाली में है। फिर वस्त्र उद्योग की अगर बात करें मिलों की तो ब्यावर भीलवाड़ा जो वस्त्र नगरी के नाम से हैं, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि सूती मिलों के मामले में प्रमुख है। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी कहा जाता है। चीनी उद्योग की बात करें तो राजस्थान की एकमात्र जो सहकारी चीनी मिल है वो गंगानगर के कमीनपुरा में स्थापित है। और इसके अलावा अगर हम बात करें मेवाड़ शुगर मिल की, जो राजस्थान की पहली निजी मिल थी, वो मिल बनी थी 1932 में और गंगानगर वाली बनी थी 1937 में। लेकिन गंगानगर वाली सहकारी मिल है, सरकारी मिल जिसे हम कह सकते हैं। फिर बात करते हैं कृषि आधारित लघु और कुटीर उद्योगों का, जिसका प्रबंधन किया जाता है राजस्थान खाद्य तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा। फिर हम देखते हैं आयात निर्यात को। आयात निर्यात में अगर हम बात करें तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अगर हम देखें मुख्यतः राजस्थान से सर्वाधिक आयात होने वाली वस्तुओं को, तो उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग जो है उनका जो निर्यात में हिस्सा है अभियांत्रिकी, इसका जो निर्यात में हिस्सा है वो है 14%। और वहीं हम बात करें दूसरे निर्यात की तो वो है दूसरा हस्तशिल्प का, इसका जो हिस्सा है वो है 11.76%। मैं ये जो डाटा बता रहा हूँ
ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बता रहा हूँ। और तीसरी जो प्रमुख वस्तु है निर्यात की वो है कपड़ा। कपड़े का हिस्सा जो है वो है 10.86। चौथी जो वस्तुएं हैं वो धातुएं हैं। धातुओं का जो हिस्सा है वो है 10.01। धातुओं का हिस्सा है 10.01। और वहीं पांचवा जो है वह रासायनिक वस्तुओं का, रासायनिक का है हिस्सा 9.51%। इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की तो उसमें ये जो डाटा है वो एकदम एग्जिट है, इसी साल के हैं। राजस्थान से निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की गई है। ये योजनाएं, सबसे जो बड़ी योजना है वह राजस्थान राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना, जिसके अंतर्गत 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। इसके अलावा निर्यातकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। एक योजना 2021 में लागू की गई जिसका नाम था मिशन निर्यातक बनो। मिशन निर्यातक बनो ये योजना 2021 की 29 जुलाई 2021 की है। मिशन निर्यातक बनो ये भी निर्यात में एक महत्वपूर्ण योजना है। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यापार व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू की गई 2019 में। ये कृषि उत्पादों के व्यवसायों को प्रोत्साहित करती है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 6। करंट जीके बाय स्याग चैनल में आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 और चैप्टर नंबर 6 राजस्थान के प्रमुख शासक। आगे जितने भी हिस्ट्री के टॉपिक हैं ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग और नई जानकारी देने वाले विषय हैं। तो आप इन चैप्टर को छोड़ना मत और इन चैप्टर को पूरा सुने और इनको पूरा अध्ययन करें। मुझे आशा है कि एक बार आपके अध्ययन करने से आपके अगर ये प्रश्न आते हैं तो आपके गलत नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जो ध्येय है वो यही है कि हम इन किताबों से हमारे पूरे चैप्टर राजस्थान के कवर करें जिनसे हमारे एग्ज़ाम में सहायता मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने विजय स्तंभ देखा जिसे महाराणा कुंभा ने बनाया। तो विजय स्तंभ का निर्माण किया था महाराणा कुंभा ने। राजस्थान के ऐसे कई शासक हुए हैं जिन्होंने वीर और महान कह सकते हैं जिनसे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। और राजस्थान के शासक पूरे प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे देश को ही इन्होंने गौरवान्वित किया है। तो सबसे पहले महान शासक है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम था कपूरी देवी। जब पृथ्वीराज अल्पायु थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो ऐसे में इनकी माता कपूरी देवी ने संरक्षिका का कार्य किया था, अर्थात उन्होंने शासन संभाला था। शासक बनने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया था। पृथ्वीराज चौहान एक योग्य प्रशासक भी थे, योग्य सेनानायक भी थे। इन्होंने 6 भाषाओं का इनको ज्ञान था, अर्थात इन पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था। इनके दरबार में विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रबरदाई, पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इनके काल का प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो जिनके लेखक है कवि चंद्रबरदाई। फिर नेक्स्ट है महाराणा कुंभा 1433 से 1468 तक। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म हुआ था 1417 ईस्वी चित्तौड़ में। ठीक है, जन्म हुआ कहाँ पर? चित्तौड़ में। 1433 में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे और शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनकी राजनीतिक उपलब्धियां हैं कि बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री, ये इनकी राजनीतिक उपलब्धियां हैं। फिर है इनके व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी, अर्थात ये कटार के धनी थे, कलम के धनी थे और कला के भी धनी थे। इनका काल इतिहास मेवाड़ के काल का स्वर्ण युग था मेवाड़ का इतिहास। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था, जिनमें अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, बोहमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़ का दुर्ग भी शामिल है। और चित्तौड़ के दुर्ग विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये महान संगीतज्ञ थे। इनकी रचनाओं के बारे में पूछा भी जाता है एग्जाम में। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने इसके अलावा गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना भी की थी। एक इन्होंने टीका लिखी थी चंडी शतक की टीका। इनकी उपाधियां भी पूछी जाती है। महाराजा धीराज,
राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, चाप गुरु, इनकी योग्यताओं को अभिव्यक्त करने वाली ये उपाधियां हैं। और ये है विजय स्तंभ, चित्तौड़ के दुर्ग में इन्होंने जो निर्माण करवाया था, जो पुलिस की ड्रेस में भी आपको दिखाई देता है। फिर है महाराणा सांगा, इनका है 1509 से 1528, पूरा नाम था संग्राम सिंह। ये रायमल के पुत्र थे, सांगा के पिता थे रायमल। इन्होंने पराक्रमी योद्धा तो थे ही, इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की सुरक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे और राणा सांगा ने अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे, महाराणा सांगा। फिर है मालदेव राठौड़ वंश के गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे, राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे जोधपुर के। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी व महत्वाकांक्षी शासक था। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से कूटनीति से मारवाड़ राज्य की सीमा का विस्तार किया था। मारवाड़ का शौर्य युग कहते हैं, मालदेव के शासनकाल को मारवाड़ का शौर्य युग कहते हैं। इन्होंने अपने काल में 52 युद्ध किए और छोटे बड़े 58 परगनों का अधिकार रहा। सर्वप्रथम भद्राजुन को जीता, उसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया था। 1562 में मालदेव का देहांत हुआ और फारसी इतिहासकारों ने इन्हें कहा है हस्मत वाला शासक, यानी ताकतवर। हस्मत वाला शासक का अर्थ होता है ताकतवर शासक कहा है। फिर है आन बान शान महाराणा प्रताप, 1572 से 1597। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। कई बार ये तारीख भी पूछ ली जाती है, 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था जयवंता बाई और राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572। ये भी आजकल पूछी जाती है तारीख, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा और मेवाड़ की आर्थिक व सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमल का रूठ कर अकबर की शरण में जाना। फिर महाराणा प्रताप ने मुगल शासक की अधीनता भी स्वीकार नहीं की। इनके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखवाई थी विश्व वल्लभ। उन्होंने मानवाधिकारों का भी हमेशा पोषण किया था। युद्ध काल में इन्होंने हमेशा दुश्मनों का भी सम्मान किया था। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। सबसे बड़े स्वतंत्रता प्रेमी माने जाते हैं और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले योद्धा के रूप में हमेशा याद भी किए जाते हैं महाराणा प्रताप, और मेवाड़ के सबसे बड़े शासक माने जाते हैं। फिर है महाराजा राय सिंह, बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र थे राय सिंह। इनका जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। इन्होंने अपने रणकौशल से गुजरात, काबुल, कंधार और दक्षिण भारत के अभियानों का सफल बनाया था। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे और इसीलिए इनको कहा जाता है राजपूताने का कर्ण। तो राजपूताने का कर्ण कहा जाता है महाराजा राय सिंह को। ठीक है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह को। राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और वहाँ एक प्रशस्ति भी है जिसे कहा जाता है राय सिंह प्रशस्ति। ये भी इन्होंने लिखवाई थी, राय सिंह प्रशस्ति। महाराणा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना भी की थी। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट है मिर्ज़ा राजा जयसिंह। मिर्ज़ा राजा जयसिंह 1621 ईस्वी में आमेर की राजगद्दी पर बैठा। जयसिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, इन तीनों के काल में मुगलों की सेवा की थी। जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने सर्वप्रथम, देखो जब ये आमेर का शासन संभाला उससे पहले मुगलों की सेवा में चला गया था, लेकिन जब ये आमेर का शासक बनता है खुद जयसिंह, तब इन्होंने अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर इनको भेजा था। शाहजहाँ ने 1639 ईस्वी में जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि भी विभूषित की।
तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने दी? शाहजहाँ ने दी, 1639 में दी। औरंगज़ेब ने इनको दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। ठीक है, औरंगज़ेब ने इनको कहाँ भेजा? दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध। मिर्ज़ा राजा जयसिंह वीर सेनानायक, कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साहित्य व कला प्रेमी थे। इनके दरबार में थे कवि बिहारी। इन्होंने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की। बिहारी सतसई बहुत बार पूछी जाती है। 1662 ईस्वी की रचना है कवि बिहारी की। और एक थे राम कवि। राम कवि ने लिखी जयसिंह चरित्र। राम कवि ने लिखी जयसिंह चरित्र। फिर है महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह थे 1638 से 1678 ईस्वी के। जसवंत सिंह का जो जन्म है वो दिसंबर 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। और पिता का नाम गज सिंह था। गज सिंह की मृत्यु जब हुई तब इनका राज्याभिषेक किया गया। शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि थी। महाराजा की उपाधि शाहजहाँ ने दी थी। मुगल उत्तराधिकार में शाहजहाँ ने जसवंत सिंह पहले शाही सेना में मतलब शाहजहाँ की सेवा में थे, परंतु मुगलों में जब शाहजहाँ के बाद नए शासक की लड़ाई हुई थी तो औरंगज़ेब और दारा सिकोह और इनके मध्य, तब आमेर के शासक जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह थे उनके कहने पर ये औरंगज़ेब की तरफ शामिल हो गए। आमेर शासक जयसिंह के कहने पर दोराई के युद्ध में औरंगज़ेब का साथ इन्होंने दिया था। और औरंगज़ेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा बसाया था। और ये एक अच्छे साहित्यकार भी थे जसवंत सिंह। तो इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की भी रचना की थी। तो ये इनके ग्रंथ है जसवंत सिंह के, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय। नेक्स्ट है महाराजा राज सिंह प्रथम। 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगज़ेब का साथ दिया, लेकिन बाद में औरंगज़ेब ने जो कट्टर नीतियां अपनाई उसकी वजह से राज सिंह इनका विरोधी बन गया था। औरंगज़ेब के कारण ब्रज से गोवर्धननाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति लाकर इन्होंने गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी थी। इसीलिए सिहाड़ नाथद्वारा में लगाई गई थी श्रीनाथ जी की मूर्ति, और द्वारकाधीश में मूर्ति लगाई थी कांकरोली राजसमंद में। द्वारकाधीश की मूर्ति लगी थी कांकरोली राजसमंद में। फिर उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत भी इन्होंने बनाए थे। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई थी जो प्रसिद्ध है कलात्मकता के लिए। इसी झील में रणछोड़ भट्ट द्वारा एक संस्कृत भाषा में एक प्रशस्ति है जो 25 शिलाओं पर खुदवाई गई है। ठीक है, रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत में लिखित एक प्रशस्ति है जिसका नाम है राज प्रशस्ति। ये आज भी देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। तो राज प्रशस्ति जो 25 शिलाओं पर है, संस्कृत में है, वो आज भी देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। फिर नेक्स्ट है सवाई जय सिंह। वो तो थे मिर्ज़ा राजा जय सिंह और ये है सवाई जय सिंह। 1688 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु होने के बाद 1699 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। इन्होंने औरंगज़ेब ने इनको जय सिंह को सवाई की उपाधि दी। उन जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी थी शाहजहाँ ने, और इनको उपाधि दी है औरंगज़ेब ने। जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। सवाई मतलब सुवाया। और इतिहास में जय सिंह की गणना महान शासक, सेनापति, आश्रयदाता, नक्षत्र और गणित के ज्ञाता के रूप में की जाती है। कछवा राजवंश में सवाई जय सिंह ने आमेर के स्थान पर किसकी स्थापना की थी? जयपुर की स्थापना की और उसको राजधानी बनाया था जयपुर को। इन्होंने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गणना करने के लिए एक सारणी बनाई थी जिसका नाम रखा था जीज ए मोहम्मद शाही। मुगल बादशाह के नाम पर रखा था जीज ए मोहम्मद शाही। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था ज्योतिष विद्या पर जिसका नाम था जय सिंह कारिका। और ज्योतिष ग्रंथों के इन्होंने कई और ग्रंथ भी लिखे थे जिनका नाम है सिद्धांत सम्राट और यंत्र राज। इन्होंने 5 वेधशालाएँ बनाई जिनका नाम है जंतर मंत्र बनाई, जिनको 5 वेधशालाएँ कहा जाता है, जो बनवाई थी जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में, बनारस में और उज्जैन में। ये भी एग्ज़ाम में खूब बार प्रश्न आया हुआ है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। तो ये 5 वेधशालाएँ हैं।
फिर है महाराजा सूरजमल। ये भी असीमत वाले एक शासक की तरह थे, महाराजा सूरजमल। इनके पिता थे बदन सिंह। इन्होंने अपनी अव्यवस्था के कारण राजपाट इन्हें सौंप दिया था और मुगल सम्राट व अन्य राज्य जब अवनति की ओर जा रहे थे तब इन्होंने अपने राज्य का, सूरजमल ने अपने राज्य का विस्तार किया था भरतपुर का। और इनका शासन जो था वो गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फेरुखनगर इलाके जीत लिए थे। और सबसे बड़ा इनके काल की घटना जो है वो है पानीपत का तीसरा युद्ध। जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था तो इन्होंने, जब मराठा जो थे उनको अपने राज्य में संरक्षण दिया था, अपने राज्य में इनको किले में ठहराया था मराठा शरणार्थियों को। और उसी प्रकार इनके एक दरबार में थे कविवर सूदन और अखेराम गर्ग जैसे विद्वान भी इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो ये था चैप्टर नंबर 6 जिनमें हमने कई शासकों को देखा। बहुत ही अच्छा चैप्टर था। तो एक बार आपको इन फैक्टों को ज़रूर देखना चाहिए। और महाराणा प्रताप के आप ईयर साल याद रख सकते हैं, इनके साल ज़रूर याद रखें महाराणा प्रताप के, जो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे 7 नंबर। चलिए, जय हिंद। हम कर रहे थे हमारा राजस्थान कक्षा 7 का अध्याय नंबर 6। आज हम करेंगे अध्याय नंबर 7, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। 1905 के बाद भारत के अंतर्गत गांधी जी जब राजनीति में 1915 में प्रवेश करते हैं, उससे पहले भी और उसके बाद भी राजस्थान चूँकि रियासतों के अधीन था, सीधे ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत नहीं आता था, तो उस समय राजस्थान की जनता आज़ादी के प्रति क्या सोच रखती थी और उस समय किन लोगों ने आज़ादी की भावनाओं को जागृत करने का काम किया था, वो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये चैप्टर आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें हम प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में भी जानेंगे, राजस्थान में किस प्रकार प्रजामंडल आंदोलन जो थे वो अलग अलग रियासतों में विकसित हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसान आंदोलनों से। मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों और किसानों के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन जब से राजाओं ने अंग्रेज़ों के साथ संधियां कर ली तो वो अब किसानों और जागीरदारों के जो संबंध थे उनमें कटुता आनी प्रारंभ हो गई, क्योंकि जागीरदारों पर यह दबाव पड़ने लगा कि वह किसानों से ज़्यादा लगान वसूले और वो लगान की दरें जो थी वो अत्यधिक ज़्यादा ही ली जाने लगी थी। और लगान के साथ साथ किसानों से बेगारें भी करवाई जाती थी। बेगार होती थी ज़बरदस्ती तरीके से बिना कोई मूल्य दिए हुए उनसे कार्य करवाना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन से। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत श्रेय जाता है मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को। इसकी विशेषता थी कि यह 44 वर्षों तक चला था और पूर्णतः अहिंसात्मक रहा था। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है, तत्कालीन मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। यहाँ पर सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसानों का निवास था। ये धाकड़ जाति के किसानों द्वारा ही ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन के 3 चरण माने जाते हैं। पहला चरण तो है 1897 से 1914, दूसरा चरण है 1914 के बाद 1923 तक, और तीसरा चरण है 1923 से 41 तक। तो इन 3 चरणों में अलग अलग नेतृत्व किया था लोगों ने, अलग अलग स्वतंत्रता प्रेमियों ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। सबसे पहले बात करते हैं 1857 में 97 में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता पर 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। ठीक है, 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अतः किसानों के 2 प्रतिनिधि नानजी पटेल और ठाकरी पटेल मेवाड़ महाराणा से जागीरदार राव कृष्ण सिंह की शिकायत करते हैं, लेकिन नाराज राव ने प्रजा पर एक और कर लगा दिया जिसे कहा गया चंवरी कर। और चंवरी कर उसका भी किसानों ने विरोध किया। तो बाद में चंवरी कर की लागत थोड़ी बहुत कम कर दी गई, लेकिन राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद इसका बेटा जो बनता है पृथ्वी सिंह, वो जनता पर एक नया कर लगाता है, वो है तलवार बंदी। तलवार बंदी लगाने के उपरांत किसानों पर अत्यधिक बोझ पड़ता है। तो किसान जो है साधु सीताराम दास, फतेह कर्ण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में
पृथ्वी सिंह की इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। इस आंदोलन में बाद में प्रवेश करते हैं विजय सिंह पथिक, जिन्होंने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी और अपने साथ मिलाया था माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा जो पंचड़ा गीत गाते हैं, इस आंदोलन में इनका पंचड़ा गीत भी प्रसिद्ध रहा था। किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा था। इन्होंने सत्याग्रह किया, गिरफ्तार भी होते रहे और आंदोलन के अंतिम और तीसरे चरण में इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं जमनालाल बजाज। इन्होंने 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर राघवाचार्य जी के आदेश से तत्कालीन जो राजस्व मंत्री थे डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, उनको बिजोलिया भेजा और उन्होंने समझौता करके किसानों से उनकी ज़मीनें भी पुनः दिलवाई थी। इस आंदोलन में अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों ने भी भूमिका निभाई थी। तो ये है इस आंदोलन की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो ये जानकारियाँ तो हमें कम से कम पता होनी ही चाहिए। जब 7th क्लास के बच्चों को ये पढ़ाई जाती है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ये उम्मीद की जाती है कि ये जानकारियाँ तो सबको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है बेंगू किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन की जब सफलता मिली तो उससे उत्साहित होकर मेवाड़ के बेंगू ठिकाने के किसानों ने भी जागीरदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ें उठाई। किसान जो है मिनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए और पथिक से नेतृत्व करने का आह्वान किया। पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। लंबे संघर्ष के बाद किसानों और वहाँ के राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, लेकिन इस समझौते को मेवाड़ सरकार व रेजिडेंट ने मानने से इनकार कर दिया। सरकार ने रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा। ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकतर किसानों पर गोलियां चलाई और उस गोलीबारी में रूपाजी और करपाजी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद भी हुए बेंगू में। ठीक है, कहाँ पर? गोविंदपुरा में। ये भी ध्यान रखना, गोविंदपुरा में जो गोलीकांड हुआ ट्रेंच ने करवाया। इस गोलीकांड में रूपाजी और करपाजी धाकड़ शहीद हुए। या अगर प्रश्न ये पूछा जाए रूपाजी और करपाजी धाकड़ किस आंदोलन से है तो बेंगू किसान आंदोलन से, और स्थल का नाम पूछा जाए तो गोविंदपुरा। कई किसान घायल हुए, गिरफ्तार हुए, लेकिन अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा। 53 में से 34 लागतें माफ़ कर दी गई, समाप्त कर दी और बेगार प्रथा पर भी रोक लगा दी गई। फिर है बेंगू के बाद बूंदी किसान आंदोलन। सन 1926 में पंडित नैनूराम, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी किसानों ने लाग बाग व बेकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने गोलियां चलाई। बरड़ में, ठीक है, बूंदी के बरड़ में गोलाबारी हुई जिसमें नानक भील की मृत्यु हुई। बरड़ में नानक भील की मृत्यु हुई, इसमें अनेक स्त्रियां व बच्चे भी घायल हुए। 1943 में सरकार ने मांगे स्वीकार कर ली और यह आंदोलन समाप्त हो गया। फिर है अलवर किसान आंदोलन नीमूचरणा में। यहाँ पर समस्या थी जंगली सूअरों की। किसानों ने अनुमति मांगी 1921 में सूअर मारने की, लेकिन अनुमति नहीं दी जा रही थी। सन 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा लगान में वृद्धि की गई और उसके विरुद्ध किसानों ने नीमूचणा गांव में सभा बुलाई थी। इस नीमूचणा में गोलाबारी की गई और इसमें गोली लगने से हजारों की संख्या में किसानों की मृत्यु हुई। और इस गोलाबारी को गांधी जी ने इस घटना की आलोचना की और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया। तो नीमूचणा को गांधी जी ने क्या बताया है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये हुआ अलवर में, अलवर किसान आंदोलन में। नेक्स्ट बात करते हैं सीकर किसान आंदोलन। सीकर जयपुर राज्य के अंतर्गत एक ठिकाना था। यहाँ ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु होने के बाद लगान में वृद्धि कर दी थी। वर्षा में कमी होने और लगान की दरें कम नहीं होने के कारण किसानों ने विरोध किया। ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए और इस आंदोलन की चर्चा जो हुई वो हाउस ऑफ कॉमन्स, इंग्लैंड की जो संसद है उसका एक सदन का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे यहाँ पर लोकसभा है वैसे वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहाँ पर भी चर्चा की गई उस समय। तो सीकर किसान आंदोलन की चर्चा कहाँ पर की गई? हाउस ऑफ कॉमन्स में। लास्ट में जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद किसानों के साथ समझौता करना पड़ा। इस आंदोलन के नेता जो थे वो थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा। नेक्स्ट है शेखावाटी किसान आंदोलन। यहाँ पर चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया।
नवलगढ़, मुंडवा, डूडलोद, बिसाऊ, मालासर के किसानों ने, पंचपाने हैं ये, यहाँ पर लगान देने से साफ मना कर दिया। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की पिटाई की। डूडलोद ठाकुर ने भी किसानों पर अत्याचार किए। हालांकि अंतिम में जयपुर राज्य ने जागीरदारों और किसानों के बीच समझौते कराने का प्रयास किए, लेकिन लास्ट में समझौता तो आज़ादी के बाद ही संभव हो पाया। इसके अलावा कुछ अन्य कांड भी आते हैं। वह 1945 में चंडावल ठाकुर ने भी, चंडावल में एक हत्याकांड हुआ था, चंडावल हत्याकांड बोलते हैं 1945 में। एक डाबड़ा हत्याकांड भी आता है, पूछा जाता है, एक सन पूछा जाता है इसका, तो यह था 1947 में डाबड़ा हत्याकांड। यहाँ पर भी किसानों और ठिकानेदारों में आपस में लड़ाइयाँ होती है। नेक्स्ट है जनजाति आंदोलन। किसानों के बाद हम पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। तो जनजातियों का राजस्थान में विशेष योगदान रहा है। आप देखोगे कि दक्षिणी राजस्थान में भीलों का जो बाहुल्य है, इसके अलावा मेवाड़ के राज चिन्ह पर भी इनका चित्र अंकित रहता है। तो मेवाड़ के राज चिन्ह पर भी भीलों का चित्र अंकित रहता है। जयपुर के आसपास आप देखोगे मीणा जाति का बाहुल्य है, परंतु इनका अंग्रेजों के काल से ही शोषण हुआ था। उस समय अनेक समाज सुधारकों ने इनमें जागृति लाने का प्रयास भी किया था। सबसे पहले है भील आंदोलन। भील आंदोलन में मुख्य भूमिका है गोविंद गुरु की, जिन्होंने स्थापना की थी संप सभा की। और गोविंद गुरु ने बेगार व अनुचित लगान देने के लिए भीलों को मना भी किया था, जागृत किया था। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। वहाँ पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें हजारों आदिवासी मारे गए थे। और इस आंदोलन को भगत आंदोलन, देखो संप सभा, भगत आंदोलन, मानगढ़ पहाड़ी, ये बड़े चर्चित नाम है। वर्तमान में भी, करंट में भी चर्चित रहते हैं ये। अभी मोदी जी ने, इसके अलावा अशोक जी गहलोत ने यहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी पर ये हमेशा सभा भी करते रहते हैं। तो मानगढ़ पहाड़ी एक प्रसिद्ध स्थल है, जहाँ 1913 में आश्विन सुदी पूर्णिमा को गोलीबारी की गई थी आदिवासियों पर। दूसरे आदिवासियों के गोविंद गुरु के बाद दूसरा नंबर आता है मोतीलाल तेजावत जी का, जिन्होंने चित्तौड़ के मातृकुंडिया में किसानों को, आदिवासियों को लगान बेगार देने के लिए मना किया था। इन्होंने आंदोलन जो चलाया था उसका नाम है एकी आंदोलन। और एकी आंदोलन को गति देने के लिए उदयपुर में ये आदिवासी एकत्रित हुए थे और उन्होंने महाराणा को दिया था 21 सूत्रीय मांग पत्र। इस 21 सूत्रीय मांग पत्र को कहा जाता है मेवाड़ की पुकार। ठीक है, 21 सूत्रीय मांग को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार। महाराणा ने तत्काल 18 मांगे मान ली थी। इसके अलावा देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय जाता है भोगीलाल पांड्या और हरदेव जोशी को। नेक्स्ट है मीणा जनजाति आंदोलन। भीलों का हमने देख लिया और अब है मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति जो थी वो अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। मीणा चौकीदारी करते थे और इनके बदले में गांवों से क्या करते थे? चौथ वसूली करते थे। इन्हें चौकीदार मीणा भी कहा जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होने लगा, जब गांवों में चोरियां होती थी तो इन मीणाओं को ही इनका जिम्मेदार माना जाने लगा था और इनसे ही मुआवजा वसूला जाने लगा था। और बाद में सरकार ने भी 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया, जिसमें 12 वर्ष से जो अधिक आयु के मीणा जाति के जो लोग थे उनको रोजाना समीप के थाने में हाजिरी देनी होती थी। इस कारण मीणाओं में असंतोष फैल गया था। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों को और जयराम पेशा जैसे कठोर कानूनों को हटवाने के लिए, चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन भी चलाए गए। लेकिन आज़ादी के बाद हम देखते हैं 1952 में जाकर जयराम पेशा कानून जो था उसे समाप्त किया गया था। फिर है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल का अर्थ होता है प्रजा का मंडल, अर्थात प्रजा का संगठन। प्रजामंडल आंदोलनों ने राजस्थान में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ होता है जब वहाँ की जनता तैयार हो, और जन आंदोलनों को संचालन का दायित्व जनता को दिया गया। और राजस्थान में रियासतों में विभिन्न प्रजामंडलों का गठन भी किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल जयेंद्र नारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। और प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गटानी ने भी मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की थी। रणछोड़ दास गटानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद, वो मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में है, ये
मारवाड़ लोक परिषद है 1938 में रणछोड़ दास गटानी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है जयपुर प्रजामंडल 1931 में कपूरचंद पाटनी है ये, कपूरचंद पाटनी जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। लेकिन 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनः गठन किया गया था चिरंजीव लाल मिश्र के नेतृत्व में, और 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में एक प्रथम अधिवेशन भी हुआ था। बाद में इसके अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री भी बनाए गए थे। नेक्स्ट है मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य नेता थे माणिक्यलाल वर्मा। इन्होंने भी महाराणा पर अत्यंत दबाव डाला था कि अंग्रेजों के साथ संबंध खत्म करें। नेक्स्ट है बीकानेर प्रजामंडल 1936 में मग्गाराम वेद और लक्ष्मण दास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और 30 जून 1946 को गंगानगर के रायसिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन भी आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कोटा प्रजामंडल जिसके नेता थे अभिन हरि, तनसुखलाल आदि के सहयोग से नैनूराम ने, मुख्य नेता थे नैनूराम, हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। और कोटा में पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है हम कुछ नेताओं को देखते हैं, जन नायकों को देखते हैं। तो सबसे बड़े जो थे संत सभा के गोविंद गुरु, इनका जन्म होता है डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में। और ये प्रभावित जो थे वो दयानंद सरस्वती से थे। दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से ही ये आदिवासियों में जागृति लाने का प्रयास करते हैं, उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात, मालवा के पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाले आदिवासियों को इन्होंने संगठित किया था। 1903 में संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा का अर्थ होता है, राजस्थानी भाषा का शब्द है संप, जिसका अर्थ होता है संयुक्त या प्रेम या बंधुत्व। इन्होंने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटमार से दूर रहने का आह्वान किया था। इन्होंने स्कूलों के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बूढ़ों को पढ़ाने के लिए ज्ञान का प्रसार देने का संदेश दिया था। रोज़ाना स्नान करने, ईश्वर में आस्था रखने की इन्होंने बात की थी गोविंद गुरु ने। और ये बातें जब किसान और ये आदिवासी लोग संगठित होने लगे तो ये बातें अंग्रेज़ों को नागवार गुजरी थी। नेक्स्ट है अर्जुनलाल सेठी, जयपुर में इनका जन्म है। इन्होंने वर्तमान विद्यालय की स्थापना की थी और ये कई भाषाओं के जानकार थे, अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली। और सेठी जी का जो वर्तमान विद्यालय था वो एक तरह से क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने की ही पाठशाला थी। बाद में ये रासबिहारी बोस के संपर्क में आए और राजस्थान में इन्होंने सशस्त्र क्रांति करने का भी एक दायित्व सेठ जी को सौंपा गया था। नेक्स्ट है केसरी सिंह बारठ, जो राजपूताने के जागीरदारों और रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उनको जागृत करने का कार्य करते थे। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघरानों पर भी इनका प्रभाव था। इन्होंने केस चेतावनी चूठिया नामक एक सोरठा लिखा था प्रसिद्ध, और महाराणा फतेह सिंह को इन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चेतावनी दी थी। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चेतावनी दी थी। नेक्स्ट है विजय सिंह पथिक, जो उनका वास्तविक नाम था भूप सिंह गुर्जर। इनका जन्म था उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में और इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके अलावा 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है सेठ दामोदर दास राठी, इनका जन्म पोकरण मारवाड़ में हुआ था। ये राव गोपाल सिंह से राठी की अंतरंग मित्रता थी और प्रथम महायुद्ध के दौरान रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप ने देश में जब क्रांति की योजना बनाई और 21 फरवरी 1915 का दिन डिसाइड किया गया था कि 21 फरवरी 1915 को क्रांति की जाएगी, तब इनको जिम्मेदारी दी गई थी, राठी जी को, गोपाल सिंह खरवा को और भूप सिंह को, कि आप यहाँ राजस्थान में क्रांति करोगे। तो आर्थिक जो सहायता थी वो दामोदर दास राठी ने ही उपलब्ध करवाई थी। राठी जी ने उसके अलावा 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की नींव भी रखी थी। नेक्स्ट नेता है ठाकुर जोरावर सिंह बारठ, प्रसिद्ध क्रांतिकारी ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। इन्होंने चांदनी चौक पर लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकते समय रासबिहारी बोस का साथ दिया था। ठाकुर जोरावर सिंह ने वहाँ पर उपस्थित थे। ये ठाकुर जोरावर सिंह जो थे केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई थे और कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। इनको कोटा सरकार और बिहार सरकार ने पकड़ने के लिए इनाम भी घोषित कर रखा था और ये लगभग लॉर्ड होर्डिंग पर जब बम फेंका गया उसके 27 सालों तक
ये भूमिगत रहे। इनकी लास्ट में मृत्यु हुई 1939 में। नेक्स्ट है कुंवर प्रताप सिंह, केसरी सिंह बारठ के पुत्र। रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्होंने भाग लिया था। जब प्रताप जोधपुर आ रहे थे तब एक स्टेशन मास्टर था असनाडा का, उसने इनको गिरफ्तार करवा दिया था और बरेली जेल इनको भेजा गया था, लेकिन इनको वहाँ पर खूब यातनाएं भी दी गई थी। तो उस समय एक सीआईडी का डायरेक्टर था सर चार्ल्स क्लीवलैंड, इसने भी इस बालक के, मतलब बालक ही थे ये, जवान ही थे, तो उस समय इनके ऊपर जो अत्याचार किए गए और इन्होंने अत्याचारों को सहन कर लिया था और अपने साथियों के नाम नहीं बताए थे, तो उससे चार्ल्स क्लीवलैंड भी काफ़ी प्रभावित हुए थे। लास्ट में बरेली जेल में ही यातनाओं का शिकार होकर ये अल्प आयु में ही शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है राव गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह और विजय सिंह पथिक को जब क्रांति का दायित्व सौंपा गया था और क्रांति असफल हो गई थी, बीच में किसी ने योजना की जानकारी अंग्रेज़ों को दे दी और सभी क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए थे, तब विजय सिंह और गोपाल सिंह को टोडगढ़ जेल में भी नज़रबंद रखा गया, लेकिन ये दोनों वहाँ से फरार हो गए थे। बाद में गोपाल सिंह तो सलेमाबाद से पकड़े गए और तिहाड़ भेज दिए गए, और बाद में गोपाल सिंह जब तिहाड़ जेल से मुक्त हुए 1920 के बाद, तो ये रचनात्मक कार्यों में लग गए। तो ये थे राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियाँ और प्रजामंडल आंदोलन। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे, तो आप ये प्रश्न हल करें, और अगर आपको नहीं आते हैं तो पीछे एक बार और रिवाइज करें। बार बार रिवीजन ही याद करने का सबसे बड़ा ऑप्शन है। धन्यवाद। हम पढ़ रहे थे हमारा राजस्थान कक्षा 7। अब हम पढ़ रहे हैं अध्याय 8 नंबर, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में मुख्यतः हम विभिन्न प्रथाओं की, कुरीतियों की समाप्ति की बात जानेंगे कि उनको कब किन राज्यों ने समाप्त किया, किस रियासत ने सर्वप्रथम किया, और उसके बाद कुछ समाज सुधारकों के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए सामाजिक सुधार को हम स्टार्ट करते हैं। 1818 और 1947 तक ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हमारे यहाँ पर कुछ सामाजिक सुधार हुए थे, और कुछ सामाजिक सुधारों को समाप्त करने में, जन जागृति में लाने में संत महात्माओं का भी योगदान था। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे महात्माओं ने, संतों ने हमारे यहाँ पर काफ़ी रियासतों में प्रयास किए थे, राजाओं को समझाया भी था, राजाओं को जागृत करके वहाँ की प्रजा के लिए नए नए कानून बनाए थे, जिससे उन कुरीतियों को त्यागा जा सका था। फिर सबसे पहले सबसे बड़ी जो कुरीति थी वो थी सती प्रथा। सती प्रथा के लिए मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर अकबर तक ने भी रोकने के प्रयास किए थे। राजा राममोहन राय के प्रयासों से ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। और राजस्थान में देखते हैं तो सर्वप्रथम जयपुर राज्य ने जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था। इसके पश्चात कोटा, जयपुर, मेवाड़ ने भी सती प्रथा संबंधी कानून बनाए थे। नेक्स्ट है कन्या वध प्रतिषेध। कन्या वध प्रतिषेध को सर्वप्रथम कोटा राज्य ने गैर कानूनी घोषित किया था। इसके पश्चात जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर राज्यों ने भी इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। फिर बात करते हैं बाल विवाह, अनमेल विवाह निषेध कानून की। इस कानून में क्या था कि बिल्कुल बचपन में ही रिश्ते कर दिए जाते थे, या फिर एक बुजुर्ग होता था, एक का बचपन होता था, इस तरह अनमेल विवाह होते थे। इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बाल विवाह, अनमेल विवाह निषेध कानून पारित किया था। फिर है दास प्रथा। दास प्रथा यहाँ पर चाकर या हाली के रूप में समझा जा सकता है। इसे 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है डायन प्रथा निर्मूलन। डायन प्रथा राजस्थान के काफ़ी भागों में चलती थी। मेवाड़ और कोटा राज्य में इनका काफ़ी प्रचलन भी था। 1853 ईस्वी में डायन प्रथा की जानकारी मिलने पर एचजी राजपूताना ने अमानवीय प्रथा को रोकने के लिए रियासतों पर दबाव बनाया था, और विभिन्न रियासतों ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित भी किया था। फिर बात करते हैं राजस्थान में शैक्षणिक सुधारों की। तो 18वीं या 19वीं शताब्दी के पहले जो शिक्षा थी वो थी देसी शिक्षा, इंडिजीनियस शिक्षा। ब्राह्मणों के लिए गुरुकुल होते थे, मुस्लिम के लिए मदरसे थे। लेकिन उसके बाद में वर्तमान के आधुनिक स्कूल जो थे वो 1819 के बाद खोले गए। पहला स्कूल 1819 में
अजमेर में खोला गया था। इसके पश्चात पुष्कर, बिनाई व केकड़ी में भी स्कूल खोले गए, लेकिन ईसाई धर्म को लेकर दी जाने वाली शिक्षा का लोगों ने विरोध किया और कुछ स्कूल बंद भी हो गए थे। ये तो था प्राथमिक स्कूल 1819 का। फिर बात करते हैं 1835 में अंग्रेजी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था और 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जैसलमेर को छोड़कर अधिकांश रियासतों में ये अंग्रेजी शिक्षण स्कूल शुरू हो गए थे। और पहला जो हाई स्कूल था वो खुला था 1851 में। ये प्राथमिक स्कूल तो 1816 में ही खुल गया था, 19 में ही खुल गया था, और हाई स्कूल 1851 में खुला था। और वहीं हम देखते हैं हाई स्कूल के बाद कॉलेज एजुकेशन में, तो कॉलेज एजुकेशन 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम से अजमेर में खोला गया था, मेयो कॉलेज, और जिसका पहला सेशन शुरू हुआ 75 और 76 में। फिर है पंडित जनार्दन राय नागर, इन्होंने स्थापित किया था 21 अगस्त 1937 को राजस्थान विद्यापीठ संस्था। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना किसने की? पंडित जनार्दन राय नागर ने। फिर बात करते हैं महिला शिक्षा की। तो महिला शिक्षा में पहला जो महिला विद्यालय खोला गया था वो 1861 में खोला गया था, कन्या वर्नाक्यूलर स्कूल के नाम से। और 1866 ईस्वी में पुष्कर, अजमेर, मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया था। इसके बाद कई रियासतों ने कन्या शिक्षा को लेकर अच्छे कदम उठाए थे। अब हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख जननायकों की। तो पहला जननायक है भोगीलाल पांड्या। इन्हें कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा या वागड़ के गांधी। इनका जन्म होता है 1904 डूंगरपुर में, और इन्होंने स्थापना की थी वागड़ सेवा मंदिर की। जो पाठशालाएं थी उन्हें कहा जाने लगा वागड़ सेवा मंदिर। फिर है शिक्षा में नानाबाई खाट, सेंगाबाई और कालीबाई। कालीबाई, नानाबाई खाट और सेंगाबाई का नाम शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय है। डूंगरपुर में जो सेवा संघ के विद्यालय या पाठशालाएं थी वहाँ पर ये नानाबाई और सेंगाबाई पढ़ाते थे। तो एक दिन फौजियों ने आकर इनके स्कूल को बंद करवा दिया और नानाबाई की हत्या कर दी। तो सेंगाबाई को भी ट्रक के पीछे बांध कर ले गए। तो ये देखकर वहाँ जो शिष्या थी इनकी, नानाबाई और सेंगाबाई की, 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई, इसने वहाँ पर अपनी दंताली से जो ट्रक के पीछे रस्सी बंधी हुई थी उसको काट दिया। तो ये देखकर उन सैनिकों ने कालीबाई की हत्या कर दी और उन पर भी गोलियां चला दी। अल्प आयु में ही ये बालिका शहीद हो गई। और ये शिक्षा का जो त्याग था नानाबाई, सेंगाबाई और कालीबाई का, ये आज भी शिक्षा में प्रेरणा स्रोत का काम करता है। नेक्स्ट है करणी सिंह। करणी सिंह बीकानेर के महाराजा हैं। इनका जन्म हुआ 1924 में। 1952 से स्वतंत्र तक 25 साल ये लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। करणी सिंह का नाम मुख्यतः निशानेबाजी और खेलकूद में लिया जाता है। इन्होंने निशानेबाजी और खेलकूद में काफ़ी प्रयास किए थे बीकानेर रियासत में और पूरे राजस्थान में, और इन्होंने कई बालिका छात्रवृत्तियों की भी शुरुआत की थी। फिर है हीरालाल शास्त्री। इनका जन्म होता है 24 नवंबर 1899 को जोबनेर में और किसान परिवार में। इन्होंने जयपुर राज्य की सेवा का परित्याग कर दिया और 1929 में दूरस्थ व पिछड़े गांव वनस्थली में अपना कार्यक्षेत्र चुना था। वहां पर स्थापित किया जीवन कुटीर। जीवन कुटीर आगे चलकर हम देखते हैं कि महिला रोजगार प्रशिक्षण में काफ़ी नाम करता है, प्रशिक्षण देता है वहाँ पर। और ये जो हीरालाल शास्त्री जी थे ये 1948 में जयपुर स्टेट के पीएम बनते हैं। फिर 30 मार्च 1949 को राजस्थान के पहले सीएम बनते हैं। फिर वंशपतली विद्यापीठ की ये स्थापना भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर करते हैं। नेक्स्ट है इनकी पत्नी रतन शास्त्री जी। वंशपतली विद्यापीठ की मुखिया थी ये। इन्होंने वंशपतली विद्यापीठ को काफ़ी आगे ले जाया गया इनके द्वारा, और महिला शिक्षा में इनका काफ़ी नाम अग्रणीय है। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, जमनालाल बजाज अवार्ड आदि अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। फिर है किशोरी देवी। इनका जन्म हुआ दुलारों का बास झुंझुनू में, और ये इनके पति थे 1938 में इनके पति सरदार हरलाल सिंह, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद किशोरी देवी ने स्वयं कई आंदोलनों का संचालन भी किया और जयपुर में सत्याग्रह भी किया, और महिला शिक्षा और महिला उत्थान के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे। नेक्स्ट है मामा बालेश्वर दयाल। 10 मार्च 1905 को जन्मे मामा बालेश्वर दयाल एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने भील जनजाति के लिए काफ़ी सामाजिक कार्य किए। इनका एक आंदोलन था जल, जंगल और ज़मीन। तो जल, जंगल और ज़मीन भीलों के लिए आंदोलन चलाया गया था मामा
बालेश्वर विद्यालय के लिए। तो ये था चैप्टर नंबर 8। एक चैप्टर और रह जाता है 9 नंबर। तो मुझे ये 7वीं की क्लास बड़ी अच्छी लगी। आपको भी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और पढ़ते रहिए। इनका ज़रूर बार बार रिवीजन कीजिए और इनके फैक्ट आप कंठस्थ करने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। संविधान निर्माण में राजस्थान के योगदान के दृष्टिकोण से देखते हुए ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। भारतीय राज्य व्यवस्था और राजस्थान की राज्य व्यवस्था में इसके अंदर काफ़ी सवाल इंटरेस्टिंग पूछे जाने की संभावना बनती है, और राजस्थान राज्य व्यवस्था के तो क्वेश्चन आजकल इस टाइप के आ भी रहे हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को करना सभी के लिए ही अनिवार्य मानता हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले जो डिमांड उठाई गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, वो उठाई गई थी 1935 में। आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाने की मांग की थी। इसके पश्चात 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा भी की गई थी कि भारत के संविधान सभा का निर्माण भारतीय जनता द्वारा किया जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। फिर आगे हम चल के देखते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत आया था, और उस कैबिनेट मिशन ने 3 मंत्रियों का जो समूह था उसने भारतीय संविधान सभा की अनुशंसा की थी, और कैबिनेट योजना के अनुसार ही 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा क्या होती है? संविधान सभा होती है जनता के वो प्रतिनिधि जो संविधान का निर्माण करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। उसके बाद आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति भी बनाई थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके पश्चात 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव भी पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव ही एक तरह से संविधान सभा का ढांचा था, खाका था, एक नमूना पत्र था कि इन्हीं आधारों पर हम भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। उसके पश्चात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण होता है, और 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया जाता है। 26 जनवरी को हमने ये संविधान लागू भी कर दिया, और देखते हैं कि हम 26 नवंबर को हमेशा 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाते भी आए हैं। ये है संविधान सभा के प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब अगर हम बात करें कि संविधान सभा में राजस्थान का क्या योगदान था, तो राजस्थान में का योगदान ये था कि एक तो संविधान सभा में थे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आने वाले सदस्य, एक थे प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि व देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि। देशी रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। वो देशी रियासतों पर निर्भर करता था कि वो अपने प्रतिनिधि किस प्रकार भेजेंगे। संविधान सभा में राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत व रियासतों के सदस्य भी शामिल हुए। अब बात करते हैं संविधान सभा में राजस्थान के सदस्यों की। तो संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था। केवल अजमेर मेरवाड़ा प्रांत जो था वो ही ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आता था। संविधान सभा में राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे, लेकिन कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे। लेकिन वो सदस्य जो थे अन्य राज्यों के, वो राजस्थान में विभिन्न पदों पर कार्यरत थे, प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। अब बात करते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले एक केंद्र शासित प्रदेश जो था अजमेर मेरवाड़ा, उससे थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। और ये अधिकतर पूछा भी जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा के सदस्य कौन थे, वो थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। उदयपुर से थे माणिक्यलाल वर्मा, जोधपुर से जयनारायण व्यास, फिर उदयपुर से थे बलवंत सिंह मेहता, अलवर से थे रामचंद्र उपाध्याय, कोटा से दलेल सिंह, भीलवाड़ा शाहपुरा से गोकुल लाल असावा, बीकानेर से जसवंत सिंह, भरतपुर से राज बहादुर, जयपुर से हीरालाल शास्त्री और खेतड़ी से सरदार सिंह। फिर वो सदस्य जो प्रशासनिक पदों पे थे और राजस्थान से अन्य राज्य से थे, ये भी इम्पोर्टेंट सदस्य थे और हमेशा इनमें कन्फ्यूज़न भी रहता है। तो कन्फ्यूज़न में आप एक चीज़ हमेशा याद कर लेना
पहले है सर वीटी कृष्णामाचारी, जयपुर। आप ये याद कर लो, जयपुर से कृष्ण, ये ट्रिक याद रखना, जयपुर से कृष्ण। तो बाकी सदस्य अपने आप अंदाजा हो जाएगा कि जैसे वेंकटाचारी कहाँ से थे, जोधपुर से। पनिकर कहाँ से थे, बीकानेर। बीकानेर का पनिकर वैसे तो याद ही रहता है, पनिकर पनिकर बीकानेर से। तो इस प्रकार आप इसको याद रखना। उदयपुर से विजय राघवाचारी, ठीक है, सर टी विजय राघवाचारी। तो आपको जो याद रखना है कन्फर्म, जयपुर से कृष्ण ऐसे याद रखना, वीटी कृष्णामाचारी। नहीं तो इनके नाम एक जैसे हैं, आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो जयपुर से वीटी कृष्णामाचारी ये आप याद रखोगे। फिर देखो, राजस्थान के अतिरिक्त राजस्थान मूल के वो प्रवासी जो थे राजस्थान के, लेकिन वो बाहर राज्यों में थे और वो उन राज्यों से आए थे। तो राजस्थानी था एक प्रभुदयाल हिम्मत सिंह, ये पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से थे। पद्मत सिंघानिया यूपी से चुने गए थे, संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। तो ये वो सदस्य थे। कभी ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि राजस्थान मूल के वो प्रवासी जो संविधान सभा के लिए चुने गए इनमें से नहीं है, 3 नाम ये दे देंगे और एक अलग दे देंगे। तो उस टाइप का ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आप याद रखना, राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह, बनारसी दास, पद्मत सिंघानिया। तो ये नाम आप याद रखोगे। फिर बात करते हैं राजस्थान के एक और महत्वपूर्ण योगदान की, वो है कृपाल सिंह शेखावत का। संविधान की मूल जो प्रति थी उसमें जो 22 भाग है, वो 22 भाग जहाँ से प्रारंभ होते हैं, संविधान में आपको पता है 22 भाग है। तो अब 22 भाग के जो इन 22 भागों में प्रत्येक भाग के प्रारंभ में एक चित्र बनाया हुआ है जो भारतीय संस्कृति को दर्शाता है और भारतीय इतिहास को भी दर्शाने वाले ये चित्र थे। उन चित्रों का निर्माता जो चित्रकार था वो था नंदलाल बोस। लेकिन नंदलाल बोस के साथ चित्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने। कुछ प्रश्नों का क्लांकन कृपाल सिंह शेखावत ने किया था। ये जो आपको मोहनजोदड़ो सभ्यता का एक मोहर का चित्र दिखाई दे रहा है, ये भी कृपाल सिंह शेखावत ने बनाया था। तो यहाँ पर लिख रखा है कि प्रस्तुत चित्र शेखावत द्वारा चित्रांकित पृष्ठ का है। फिर बात करते हैं एक एक सदस्य के महत्वपूर्ण योगदान की। सबसे पहले है अजमेर मेरवाड़ा के मुकुट बिहारी लाल भार्गव का। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। 30 जनवरी सन 1903 को उदयपुर रियासत में इनका जन्म हुआ। मोतीलाल सियार दास और महात्मा गांधी के प्रभाव में प्रेरित होकर ये राजबंदियों के मुकदमों में पैरवी करते थे। इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये जेल गए थे और संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था। और स्वतंत्रता के बाद भी 3 बार ये अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य बने थे। फिर है माणिक्यलाल वर्मा, ये बिजोलिया भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के बाद ये सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं अजमेर से। फिर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल में ये पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और इनका एक लोकप्रिय गीत है पंछिड़ा। बाद में 1948 में ये बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बनते हैं और 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहते हैं। वर्मा को उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया था। फिर है जैनरेण व्यास, इनका जन्म 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में हुआ। इन्होंने पत्रिका लिखी थी तरुण भारत 1927 में, इसके ये संपादक थे। फिर एक है इनका लेटर अखंड भारत 1936 में, ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं, अखंड भारत और तरुण राजस्थान। 1951 से 56 की अवधि में ये 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं और ये जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य बने थे। इन्होंने सामंतशाही और जागीरदारी प्रथा के अंतर्गत काफ़ी आवाज़ उठाई थी जोधपुर में। फिर है बलवंत सिंह मेहता, ये 8 फरवरी 1900 इनका जन्म उदयपुर में। 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बनते हैं। 1943 में उदयपुर में इन्होंने वनवासी छात्रावास की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना। इसके पश्चात है संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। तो मूल संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले सदस्य कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। फिर है रामचंद्र उपाध्याय, ये अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने थे, पेशे से वकील थे। नेक्स्ट है दलेल सिंह, इनका जन्म 18 मार्च 1919 को कोटा में हुआ। ठीक है, कोटा में हुआ। ये कोटा के महाराज भीम सिंह के निजी सचिव थे, कानून के जानकार थे, इसलिए इनको संविधान सभा में भेजा गया था। इन्होंने भी संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए थे।
नेक्स्ट है महत्वपूर्ण गोकुल लाल असावा जी। गोकुल लाल असावा शाहपुरा के मिडिल स्कूल में इनका अध्ययन होता है। कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में अध्यापन कार्य किया इन्होंने बाद में इनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां देखते हुए अंग्रेज सरकार ने इनको कॉलेज से निकाल दिया। फिर ये कोटा से अजमेर आए और वहाँ से 4 बार जेल भी गए और बाद में शाहपुरा भीलवाड़ा से ही संविधान सभा के प्रतिनिधि बनाए गए थे ये। नेक्स्ट है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह बीकानेर भी प्रत्यक्ष रूप से भागीदार था। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य बने थे। बाद में स्वतंत्र भारत में ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए थे और ये बीकानेर रियासत के महाराजा सादुल सिंह के प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है राज बहादुर। भरतपुर के थे राज बहादुर। इन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए काफ़ी कुछ कार्य किया था। बेगार प्रथा का भी विरोध किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये मंत्री भी थे और बाद में नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट हीरालाल शास्त्री। जयपुर के जोबनेर में जन्म 24 नवंबर 1899 को। अर्जुनलाल सेठी के संपर्क में आने के बाद ये राजकीय सेवा से त्यागपत्र देते हैं और इन्होंने जीवन कुटीर नामक एक संस्था की स्थापना की थी वंशतली ग्राम में। बाद में आपको पता है यही जीवन कुटीर आगे चलकर वंशतली विद्यापीठ के रूप में स्थापित भी करते हैं। ये अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री बने थे और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। नेक्स्ट है सरदार सिंह। खेतड़ी के राजा सरदार सिंह। ये 50 से 52 तक के अस्थायी संसद के भी सदस्य थे और 52 से 56 के बीच राज्यसभा सदस्य रहे। इन्हें बाद में लाओस में राजदूत बनाकर भेजा था। 1985 में इनका देहांत होता है। फिर है सर वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी मूलतः तो तमिलनाडु के थे और आपको पता है मैंने ट्रिक बताई थी, कृष्ण नाम आ गया तो जयपुर के थे। जयपुर रियासत के ये दीवान थे और बाद में डीपी खेतान की जब मृत्यु होती है तब इनको प्रारूप समिति में भी जगह मिलती है। तो राजस्थान के वो सदस्य जो प्रारूप समिति में थे वो थे वीटी कृष्णामाचारी और 1961 में राज्यसभा के लिए ये चुने गए थे। नेक्स्ट है सीएस वेंकटाचारी। सीएस वेंकटाचारी कर्नाटक के थे। जोधपुर महाराजा उमेद सिंह ने इनको अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया था। बाद में ये जयपुर भी चले गए थे और 1951 तक ये 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। तो वेंकटाचारी जी जो थे वो राजस्थान के एकमात्र आईसीएस अफसर जो थे वो मुख्यमंत्री बने थे, वो थे वेंकटाचारी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इनकी तारीख जनवरी से अप्रैल तक बने थे ये, 6 जनवरी से 25 अप्रैल तक और 1951 में। फिर है सरदार केएम पनिक्कर। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अलीगढ़ आते हैं, वहाँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अध्यापन करते हैं। फिर बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री बनते हैं और बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में ही संविधान सभा में भेजे जाते हैं। इन्हें बाद में भी स्वतंत्र होने के बाद भारत के चीन, मिस्र, फ्रांस में भी राजदूत बनाया जाता है। फिर है टी विजय राघवाचार्य। ये तमिलनाडु के थे, मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे ये। इन्होंने मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा था और किसानों से समझौता भी करवाया था। सर विजय राघवाचार्य ने संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये हो गया हमारा संविधान सभा का यह चैप्टर। आप इसके क्वेश्चन हल करके देख सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही होते हैं या नहीं, और नहीं तो आप 1-2 बार रिवाइज भी कर सकते हो इसको। इस तरह हमारा यह कक्षा 7 का पूरे सभी लेसन कंप्लीट होते हैं। आपसे उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि 75% जो लोग देखते हैं वो सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ऐसी मेरी आशा है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। आगे हम करेंगे क्लास 8 की सभी चैप्टर। तो बने रहें और पढ़ते रहें और मेहनत को सर्वोपरि मानते रहें।